2021 के सीटेट के एग्जाम में एमसीक्यू की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, इसका संदेश या इंडिकेशन सीबीएसई दे चुकी है। एक एग्जाम्पलर सीडीपी का निकाला हुआ है जिसमें एग्जाम्पल दी हुई है कि कैसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इस वीडियो में उन एमसीक्यूज की स्टेम्स, अल्टरनेटिव्स, डिस्ट्रक्टर्स और की को डिस्कस किया जाएगा। साथ में आपको एक्सपेरिमेंट या वीडियो दिखाकर स्ट्रेटेजी के साथ कि किसी एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करना है, साथ में ये कंसेप्ट डिस्कस होंगे। आप जो सारे कंसेप्ट आपके सिलेबस में है, ईगोसेंट्रिसिज्म, टास्क, लैंग्वेज एंड थॉट, प्राइवेट एंड सोशल स्पीच, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का, ड्यूरिंग ए टास्क। टास्क फर्स्ट टर्म है जिसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अगर आपको किसी टर्म का मतलब नहीं पता तो वहीं क्वेश्चन में आप वीक हो गए। टर्म का मतलब पता होना चाहिए। डिफिकल्टी लेवल जब ज्यादा है किसी काम की, प्रॉब्लम की, तो उसे टास्क बोलते हैं। डिफिकल्टी लेवल आपने देखा होगा खतरों के खिलाड़ी, जहां डिस्कवरी में टास्क शब्द डिफिकल्टी, रिस्क टेकिंग, रिस्क वाले काम के लिए यूज किया जाता है। ओके, ड्यूरिंग ए टास्क साइना इज टॉकिंग। अच्छा, कोई बच्ची है वो बात कर रही है, किससे? हर सेल्फ, अपने आप से। किसके लिए? अबाउट द वे शी इज प्रोसीडिंग, आगे बढ़ना चाहती है। मतलब अपने टास्क को कंप्लीट करना चाहती है। अकॉर्डिंग टू दिस, ये आसान कर दिया, ये डाल के उसने आसान कर दिया आपके क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, उसकी बात करेंगे अभी हम। दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज साइन ऑफ। इस स्टेम को समझने के लिए एक सीन देख लेते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा इस सीन में के टास्क क्या है, प्राइवेट स्पीच। कट हो जाओ, गर्मी में या कुछ नहीं होता। कट हो गया, कट हो गया, कट हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो जाओ। हंसी हुआ था, वो काम ही किया। अब देखते हैं। कट हो गया, कट हो गया एप्पल, कट हो गया एप्पल। जो एप्पल के बीच जो बी दिख रहा है ना आपको, ये बी, आप फिर इस बी को कर देना, इसका पेड़ उगाना। मैं अपने ताऊ जी को दूंगी, वो पेड़ उगाएंगे और हम लोग जब भी एप्पल लगे हम लोग जाके एप्पल खाएंगे। हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। क्या इसके लिए हमें दिमाग की नहीं उड़त, ताकत की उड़त है। किसकी है? ताकत। अच्छा, इस सीन में आप देख सकते हो कि एप्पल को काटना उसके लिए डिफिकल्ट है, दैट इज व्हाई इट इज टास्क। एग्जांपल दे सकते हो, याद रख सकते हो। साइना टॉकिंग, क्या बच्ची किसी और से बात कर रही है या अपने आप से बात कर रही है? हर सेल्फ, अपने आप से बात कर रही है, तो ये प्राइवेट स्पीच हो गई। अच्छा, तो वो काम जो कर रही है, टास्क कर रही है, उसको कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ना चाहती है। हाँ, वो चाहती है कि एप्पल कट जा, एप्पल कट जा, एप्पल काटना चाहती है। तो अब समझते हैं कि लैंग्वेज एंड थॉट पर वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। लैंग्वेज एंड थॉट पर वाइगोत्स्की का ये निचोड़ है, उसने 3 डिवीजन की हुई है। फर्स्ट डिवीजन है जो बच्चा बर्थ से लेके 3 साल तक है, उसको प्री ट्रांजिशन पीरियड कहा है। प्री ट्रांजिशन पीरियड में उसने कहा है लैंग्वेज अलग चल रही है बच्चे की, थॉट्स, थिंकिंग अलग चल रही है, वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट या हेल्प नहीं कर रहे। इसीलिए उसने इसको नॉन रैशनल लैंग्वेज कहा या नॉन वर्बल थॉट्स कहा। 3 साल के बाद ये चेंज आ जाता है कि लैंग्वेज और थॉट दोनों, यहां प्लस का साइन है, दोनों मिलके चलते हैं। कैसे? थॉट्स लैंग्वेज की हेल्प करते हैं और लैंग्वेज थॉट्स की हेल्प करता है। इसलिए इस पीरियड को उसने वर्बल थिंकिंग का पीरियड और इस टाइप को रैशनल स्पीच कहा है, जिसको प्याजे ने
इनकार किया है, नहीं माना और इंपॉर्टेंस नहीं दी, मीनिंग लेस कहा है। प्याजे ने उसको कैसे एक्सप्लेन, सॉरी वाइगोत्स्की ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया है वो देखते हैं। इसी पीरियड को प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। ये देखिए कि इसी को कंक्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा है, बच्चे की थिंकिंग है यहाँ ब्रेन में, ओके। तो थिंकिंग है, वो कहते हैं कि थिंकिंग और लैंग्वेज ये जो जुबान से निकलना है यहां से, ठीक है, ये अब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे को मिलके चल रहे हैं। वो स्पीच जो बोल रहा है वो अकेले में बोल रहा है, किसी और से बात नहीं कर रहा है, इसलिए ये प्राइवेट स्पीच हो गई। वो स्पीच जो बोल रहा है, लैंग्वेज बोल रहा है, उसका काम क्या है? गाइड करना। वो गाइड कर रही है, हेल्प कर रही है किसको? फिर थिंकिंग को। थिंकिंग को एनर्जी मिलती है, डायरेक्शन मिलती है, वो किसी गोल की तरफ, टास्क की तरफ रेगुलेट होती है। वो क्या है कि टास्क क्या है? एप्पल को काटना। तो जब वाइगोत्स्की के अनुसार कोई बच्चा ऐसे बोलता है, उसको गाइडेंस उसकी थिंकिंग को मिलती है, इसका मतलब अपने आप की अपने थॉट को कंट्रोल कर रही है, किस लिए? उस टास्क को अचीव कर सके। जब बच्चा वो कहता है प्राइवेट स्पीच यूज कर रहा है, तो उसकी टास्क को हल करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जब आप नहीं बोलते। वर्ल्ड में इस पर रिसर्च वाइगोत्स्की के बाद हुई है। तो ये देखा गया है, रिसर्च ने क्या बताया है कि जो डिफिकल्ट टास्क है, जब वो कोई भी बड़ा भी इवन 7 साल के बाद भी कोई सॉल्व करता है, तो वो गुनगुनाना, विस्परिंग करना, लिप्स को हिलाना शुरू हो जाता है। वो जो मूवमेंट है वो थिंकिंग की, प्रॉब्लम रीजनिंग की, जो जिस पर एनर्जी लगी हुई है आपकी टास्क की, उसको सॉल्व करने में हेल्प करती है। ये मानना है वाइगोत्स्की का, लेकिन ये साबित हो चुका है क्योंकि इसके बेस पर आगे के कई टीचिंग लर्निंग के मेथड बन चुके हैं। इंडिया में उनका नाम है, नेशनल पॉलिसी में भी आ जाएगा, करिकुलम फ्रेमवर्क में भी आ जाएगा, लेकिन हमारे स्कूल्स में नहीं आएगा। ये डायग्राम अपनी ही बुक से मैंने उठाया है। ये लैंग्वेज और थॉट अलग अलग चल रहे हैं, 3 साल तक अलग है, लेकिन 3 साल होते ही नजदीक में ये आपस में कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे इस सारी इंफॉर्मेशन में से आपसे मेरे ख्याल में सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी तक पूछे नहीं गए। वेरी इजी है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, तो अब समझते हैं, हमने ये समझ लिया। आप समझते हैं ऑप्शन जो है, ऑप्शन 4 है, जो 4 ऑप्शन होती हैं इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव्स, और जो राइट आंसर होता है उसको बोलते हैं की। तो जो रॉन्ग आंसर होते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर आप देखेंगे, कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, ये प्याजे की टर्म उठाई गई है। प्याजे ने कहा है कि प्राइवेट स्पीच, जिसको उसने ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला है, वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच बोला है। तो वो बच्चा छोटा है, इमेच्योर है, इसलिए वो बोल रहा है, लेकिन वाइगोत्स्की ने बिल्कुल उल्ट कहा, वो मीनिंगफुल है। ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो रही है। देन सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन को समझना है, पहले सेल्फ को समझ लीजिए। सेल्फ में क्या क्या है? आपके इमोशंस, थॉट एंड बिहेवियर, आपकी एनर्जी। ठीक, देखिए ये बच्ची जो है उसकी इमोशन है, एप्पल के साथ जुड़े हुए, मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है, हाँ इमोशन है, अच्छा थॉट्स है, यस, उसको सॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं। अच्छा बिहेवियर है, उसको काट रही है, बाद में कंक्लूजन भी बता रही है। देखिए कोई और कंसेप्ट इससे समझा सकता हूं, अभी नहीं, डिटेल हो जाएगी। वो जो काट रही है उसका बिहेवियर है, उसकी एक्शन है, उसकी मोटर मूवमेंट है। ठीक, दूसरा सेल्फ का मतलब है कि विदाउट एक्सटर्नली इम्पोज, बाहर से कोई कंट्रोल नहीं है, उसकी मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर और कोई उसको डायरेक्शन नहीं दे रहा, मैं उसको कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा हूं, वो सेल्फ है, अकेली लगी हुई है। रेगुलेशन मीन कंट्रोल, किसका? इन चीजों का, किसके लिए? गोल को अचीव करने के लिए। और टर्म्स है सेल्फ रेगुलेशन के लिए, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मॉनिटरी, सेल्फ बार बार यूज किए जाएंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म में इसकी जगह ये भी आ सकता है, इसकी जगह ये भी आ सकता है, इसलिए आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसकी आगे है हमारे नेक्स्ट टर्म है, अच्छा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर भी बोलते हैं, मेंटल साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं, मेंटल इलनेस नहीं बोलते, इलनेस जिसको आप पागल बोलते हो वो शब्द है।
डिसऑर्डर में आप डिप्रेशन की एग्जांपल ले सकते हो, स्किज़ोफ्रेनिया की एग्जांपल ले सकते हो, एंजाइटी डिसऑर्डर की, फोबिया की ले सकते हो एग्जांपल, आपका डेमेंशिया है, पैरानॉइड होना है, किसी पर शक करी जा रहे हैं कोई व्यक्ति, आपको लगता है कि ऐसी अबनॉर्मलिटी, ये अबनॉर्मलिटी अबनॉर्मल साइकोलॉजी से लिया गया है, इस बच्ची में कोई अबनॉर्मलिटी है। जब कोई पर्पसफुली कोई काम कर रहा है, अपनी थिंकिंग को गाइड कर रहा है और बोल रहा है, आपको इस पर कहना चाहते हो कोई उसको डिसऑर्डर है, बोल रही है, लेकिन वाइगोत्स्की ने एक्सप्लेन किया है कि वो पर्पसफुली है, वो पागल नहीं है, उसको डिसऑर्डर नहीं है, वो सिर्फ इमेच्योरिटी के कारण नहीं बोल रही, उसने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, टास्क को कंप्लीट करना है। लास्ट रह गया ईगोसेंट्रिसिज्म। ईगोसेंट्रिक स्पीच पियाजे ने टर्म यूज की थी। ईगोसेंट्रिसिज्म वाइडर टर्म है जिसमें और भी कंसेप्ट आते हैं। सिर्फ ईगोसेंट्रिसिज्म को समझने के लिए ये वीडियो देख सकते हो आप। ईगोसेंट्रिसिज्म पियाजे की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की सेकंड स्टेज है, जिसमें उसने कॉग्निटिव एरर्स को एक्सप्लेन किया है। थर्ड स्टेज जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जब वहां तक बच्चा पहुंचता है तो कॉग्निटिव एरर उसकी खत्म हो जाती है। जो टास्क, जो एक्सपेरिमेंट सेकंड स्टेज में पियाजे ने किए थे, वो थर्ड स्टेज में पास कर लेता है। जहां जब वो एक्सपेरिमेंट, जहां टास्क को पास कर लेता है, तो वो थर्ड स्टेज पर पहुंच जाता है। उनमें से एक कॉग्निटिव एरर जो सेकंड स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, दैट इज ईगोसेंट्रिसिज्म। आज हम ईगोसेंट्रिसिज्म पर जो पियाजे ने एक्सपेरिमेंट किया था वही करेंगे। ये डिजाइन तैयार किया है 3 माउंटेन्स का। एक्सपेरिमेंट का नाम है 3 माउंटेन्स एक्सपेरिमेंट। 3 डिफरेंट शेप, कलर, साइज और टेक्सचर के ये माउंटेन बनाए गए हैं। इनको मैंने इधर से क्लिक किया है। नंबर 1 फोटो मेरे पास है, ऑलरेडी डेवलप करा चुका हूं। सेकंड, यहां से क्लिक किया है, दूसरा पर्सपेक्टिव हो गया, दूसरा स्टैंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड, यहां से क्लिक किया है, तीसरा पर्सपेक्टिव हो गया, दृष्टिकोण हो गया। और यहां से क्लिक किया है, चौथा पर्सपेक्टिव हो गया। तो इस डॉल की जगह हम रियल चाइल्ड जो है उनको बिठाएंगे और उनको एक राउंड लेने के लिए कहेंगे। राउंड लेने के बाद कहेंगे कि ये इसको अच्छी तरह से मॉडल को व्यू कर ले। व्यू करने के बाद उनको यहाँ बिठाएंगे और उनके सामने एक डॉल होगी, जैसे पियाजे ने किया था। कि फिर ये पूछा जाएगा, क्या आपको यहाँ से जो ये डॉल को जो व्यू दिखाई दे रहा है, इन 4 पिक्चर में से वो कौन सा है? तो इनमें से अगर वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो इस डॉल को दिखाई देता है, इट मीन्स he or she is able to understand the situation from others point of view. वो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने के काबिल हो चुके हैं, ईगोसेंट्रिसिज्म से बाहर आ चुके हैं। दूसरी स्टेज कि वो ऐसी पिक्चर इधर वाली या इधर वाली चूज करते हैं। फिर वो इनके पर्सपेक्टिव को अच्छी तरह से नहीं समझ रहे, लेकिन वो ईगोसेंट्रिसिज्म से, सेल्फ से भी बाहर आ चुके हैं। थर्ड जो ईगोसेंट्रिसिज्म होगा, अगर ये वही पिक्चर को चूज करते हैं जो पिक्चर इनको यहां से दिखाई देती है, ये उसी को कहते हैं कि उनको भी वही दिखाई देता है, देन he or she, this person is living in ईगोसेंट्रिसिज्म। आइए विशाली रियल चाइल्ड, इसको रिप्लेस कर देते हैं। विशाली, ये आपके सामने मॉडल है, आप एक राउंड ले लीजिए, 2 राउंड ले लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए इनको कि कैसे दिखाई देता है। अब ये लड़की इस मॉडल को देख रही है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, कलर, उसका साइज, टेक्सचर, डिफरेंस, कहाँ से कैसा दिखाई देता है, वो इंफॉर्मेशन माइंड में स्टोर कर रही है। स्टोर करने के बाद मैंने उनके सामने, विशाली ये 4 इमेज है मैंने आपके सामने रखी। इन 4 इमेजेस में से आपने ये बताना है कि ये सामने आपके जो डॉल है, यहां से इस डॉल को कौन सी पिक्चर दिखाई दे रही है। अब विशाली सोच रही है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन। हम बात कर रहे हैं प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल। अगर तो चाइल्ड फेल होता है वो प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल में लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकली ऑपरेट नहीं हो रहा यहाँ पर। अगर वो सक्सेसफुली राइट चॉइस कर ली तो लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है।
ऑपरेशन का मीनिंग यहाँ समझ सकते हैं। पियाजे की सारी थ्योरी, ओके, विशाली ने ये ढूंढ लिया है। लेट अस सी कि देखें कि डॉल यहां ये रही डॉल और ये रहा व्यू, ये उनसे मैच कर रहा है। यस, कि जो डॉल को दिखाई दे रहा है मॉडल पर वही पिक्चर है। इट मींस विशाली ने राइट जो है पिक्चर को चूज किया है। इट मींस विशाली इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दिस डॉल। विशाली इस मॉडल को, इस सिचुएशन को, मटेरियल सिचुएशन को, फिजिकल सिचुएशन को, नेचुरल सिचुएशन को दूसरे की, इस डॉल के पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण से समझ सकती है। अगर वो ये नहीं चुनती, वो मान लीजिए, इधर आइए प्लीज, अगर वो ये वाला चुनती है तो ये यहां से दिखाई देता है, तो वो ईगोसेंट्रिसिज्म में जी रही है, क्योंकि उनकी एज 7 से प्लस है। ऐसे ही पियाजे ने कहा था कि जो 7 से प्लस हैं वो बच्चे दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने के काबिल हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए सिचुएशन। तो सेम वे जैसे पियाजे ने कहा है, विशाली की एज 7 से प्लस है तो उसने राइट पिक्चर को चूज किया है। इट मीन्स पियाजे की थ्योरी राइट सही कह रही है। पियाजे के अनुसार जो ईगोसेंट्रिक बच्चा है वो ये सोचता है कि जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही दूसरे सोच रहे हैं, जैसे मैं फील करता हूं वैसे ही दूसरे फील कर रहे हैं, जैसे मैं सुन रहा हूं वैसे ही दूसरे सुन रहे हैं, जैसे मैं देखता हूं वैसे ही दूसरे देख रहे हैं। तो जब इस ईगोसेंट्रिज्म से प्री ऑपरेशनल स्टेज से आगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है बच्चा, जैसे वैशाली आ चुकी है, तो उसको पता है कि जैसे मैं देख रही हूं वैसे दूसरे नहीं देख रहे, जैसे मैं सुन रही हूं वैसे नहीं वो दूसरे सुन रहे हैं। उनके सुनने, देखने, समझने और फील करने का पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण मेरे से डिफरेंट है। दिस एबिलिटी जब ये एबिलिटी डिफरेंशिएशन की आ जाती है तो ईगोसेंट्रिसिज्म से बच्चा बाहर आ जाता है। अच्छा, विशाली से ये पूछेंगे कि उन्होंने ये क्यों चुना, बाकी क्यों नहीं चुने, उनके माइंड में क्या था, अभी ये पता चलेगा। हाँ जी, क्योंकि आपने पूछा था कि डॉल को कौन सी साइड दिख रही है वो चुननी है। तो ये वाली डॉल को जो है ये वाली साइड दिख रही है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि जो ये माउंटेन है वो डॉल के सबसे सामने है, पहले नंबर पे है, और जो ये वाला माउंटेन है वो साइड पे है, और जो ये ग्रीन स्टोन है वो यहाँ पे माउंटेन, बिग माउंटेन के पास में है, और जो इस ग्रीन स्टोन के पीछे है वो ट्री है। ओके। और जो ये वाले स्टोन है वो नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो बिग माउंटेन के पीछे है। वेरी गुड। ये सारे लॉजिक्स, रीजनिंग जो सिचुएशन को देख के विशाली ने बताई है कि उन्होंने सोचा कैसे है, ये ऑपरेशन है। और जैसे उन्होंने एक कारण यहाँ डिस्कस करूंगा कि ये बड़ा है और ये छोटे हैं, इसके पीछे आ गए, इसलिए उसको ये दिखाई नहीं देते होंगे, यहाँ पर ये छोटे स्टोन नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे लॉजिक्स अप्लाई करके विशाली ने फाइंड आउट कर लिया कि डॉल को क्या इमेज दिखाई देती होगी। थैंक यू। तो हर रोज ऐसे एग्जाम्पलर में और दूसरे क्वेश्चन और कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो आपके पास आते रहेंगे। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो आप YES yes कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़ सकते हो क्योंकि ऐसे कंसेप्ट को मैं एक्सपेरिमेंट के साथ, मैं 15-16 साल से ये एक्सपेरिमेंट करता आ रहा हूँ। पियाजे पर, कोलब्रो पर, अपने कोहलबर्ग पर, सभी थ्योरीज पर मैंने ऐसे करके ही टीच की हुई हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको इजीली ऐसे समझ आती है और आप डिफिकल्टी MCQ से को सॉल्व ऐसे कर सकते हो, इवन UGC नेट हायर टाइप ऑफ क्वेश्चन के को सॉल्व कर सकते हो, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। कोई और सजेशन हो, कोई एरिया हो जो आप CTET के लिए करना चाहते हो, प्लीज आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।